यार आज के इस एक्सप्लेनर में हम दुनिया के सबसे पुराने और सबसे एडवांस्ड शहरी समाजों में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बहुत ही गहरे और अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो हमारी इतिहास की किताबों को सच में पूरी तरह पलट कर रख देता है। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आधुनिक विज्ञान, खासकर पेलियोक्लाइमेटोलॉजी और जेनेटिक्स, 5000 साल पुराने एक इतने विशाल साम्राज्य के खत्म होने की कहानी को आज नए सिरे से कैसे लिख रहा है? सदियों से जो बातें हम सच मानते आ रहे थे ना, आज उन्हें विज्ञान की कसौटी पर परखा जा रहा है। और सच मानिए, नतीजे बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब इन प्रमुख शहरों पर नजर डालते हैं। मेसोपोटामिया और मिस्र को टक्कर देने वाले इस कांस्य युग के साम्राज्य का जो पूरा फैलाव था वो सच में बहुत विशाल था। हड़प्पा के बड़े बड़े अन्नागार हों या फिर मोहनजोदाड़ो का वो महान स्नानागार, लोथल का पहला इंसानों द्वारा बनाया गया बंदरगाह हो या राखीगढ़ी का नेक्रोपोलिस, हर एक शहर की अपनी एक बिल्कुल अलग और बेहद एडवांस्ड पहचान थी। अब इस ग्रिड पैटर्न लेआउट को ही देख लीजिए। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि उनकी सिटी प्लानिंग कितनी ज्यादा मॉडर्न थी। जरा ध्यान दीजिए कि कैसे सड़कें एक दूसरे को एकदम सटीक समकोण यानी राइट एंगल्स पे काटती हैं। इससे एकदम परफेक्शन के साथ रिहायशी और कमर्शियल ब्लॉक्स बनते थे। ये देखकर लगता ही नहीं कि ये हजारों साल पुरानी बात है ना? और बात सिर्फ लेआउट तक ही सीमित नहीं थी। पब्लिक हेल्थ यानी जन स्वास्थ्य को लेकर उनका कमिटमेंट तो और भी हैरान कर देने वाला था। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि कैसे प्राइवेट घरों में अपने खुद के बाथरूम होते थे जो सीधे तौर पर ढकी हुई अंडरग्राउंड सीवर लाइनों से जुड़े थे। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इन नालियों में साफ सफाई के लिए बाकायदा इंस्पेक्शन होल तक बने हुए थे, बिल्कुल आज के स्मार्ट सिटीज की तरह। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4:2:1। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस सभ्यता के इंजीनियरिंग के जुनून को दिखाता है। इस पूरे विशाल साम्राज्य में इस्तेमाल होने वाली आग में पकी हुई लगभग सभी ईंटें बिल्कुल इसी स्ट्रक्चरल रेशो का पालन करती थीं। मतलब इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का स्टैंडर्डाइजेशन सच में एक अद्भुत बात है। भाग 1, जीवन, मृत्यु और समाज, हड़प्पा के लोगों की खोज। चलिए आज सड़कों से हटकर लोगों की बात करते हैं। यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प है कि घरों की बनावट में काफी एकरूपता थी। मतलब घर लगभग एक जैसे थे, जो एक समतावादी समाज का इशारा करते हैं, जहां अमीर गरीब का भेद शायद बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन जब हम कंकालों का अध्ययन करते हैं ना, तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। उनका जीवन शारीरिक रूप से काफी मेहनत वाला था। यहां तक कि उनके दांतों में भी बहुत ज्यादा घिसाव देखा गया है, जो शायद उनके खान पान या चमड़े के काम जैसे शिल्पकला की वजह से था। और हाँ, स्टडीज ये भी बताती हैं कि पुरुषों और महिलाओं के रोजमर्रा के शारीरिक कामों में भी काफी अंतर था। अब इन लोगों को और करीब से समझने के लिए राखीगढ़ी के कब्रिस्तानों में मिली इन 3 अलग अलग दफन प्रथाओं को देखना जरूरी है। पहली है प्राइमरी ब्यूरियल, जिसमें पूरे शरीर को सीधा या उल्टा लेटा दिया जाता था। दूसरी है सेकेंडरी ब्यूरियल, जहां दाह संस्कार के बाद केवल कुछ हिस्सों को ही दफनाया जाता था। और तीसरी है सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक दफन, जहां शरीर का कोई असली हिस्सा नहीं होता था, बल्कि सिर्फ अनुष्ठान के तौर पर स्मारक बनाए जाते थे। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उनके समाज का ढांचा। खुदाई में ये देखा गया कि स्टीटाइट मोतियों और चूड़ियों जैसे जो आभूषण थे ना, वो मुख्य रूप से महिलाओं की कब्रों में ही मिले हैं, जबकि बच्चों की कब्रों में बहुत ही साधारण से मन्नत वाले बर्तन रखे गए थे। ये छोटी छोटी बातें उनके जटिल अंतिम संस्कार और जेंडर को लेकर उनकी सामाजिक सोच को बहुत बारीकी से दिखाती हैं। भाग 2, महान ऐतिहासिक बहस, 4000 साल पुराने अनसुलझे रहस्य को सुलझाना। यहाँ थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि अब एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, ये लोग आखिर थे कौन और इनके इतने शानदार शहरों का अचानक से क्या हो गया? ये वो ऐतिहासिक रहस्य है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को उलझाए रखा है। आपको याद होगा, बहुत सालों तक इतिहास की किताबों में सर मॉर्टिमर व्हीलर की थ्योरी का ही दबदबा रहा था। ये वो पुराना सिद्धांत है जो मोहनजोदाड़ो में मिले कुछ बिना दफनाए गए कंकालों को देखकर ये कहता था कि सिंधु घाटी सभ्यता को बाहर से आए आर्यों की एक सेना ने हिंसक हमले में खत्म कर दिया था, और इसी वजह से ये पूरा समाज एक झटके में तबाह हो गया। लेकिन आज विज्ञान इस पूरी कहानी को ही पलट रहा है।
नए सबूतों को अगर हम न्यूट्रली देखें तो मॉडर्न साइंस अब इस अचानक हुए हमले वाली बात को पीछे छोड़कर एक क्रमिक बदलाव यानी ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। जेनेटिक टेस्ट बताते हैं कि ये लोग यहीं के मूल निवासी थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, शुरुआती आबादी में बाहर से आए स्टेपी पशुपालकों का कोई डीएनए मिला ही नहीं है। भाग 3, डीएनए में छिपे रहस्य, राखीगढ़ी की वो महत्वपूर्ण खोज। राखीगढ़ी में दफनाई गई एक महिला के कंकाल से बस एक सिंगल, बहुत ही अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड प्राचीन जीनोम मिला। और सच मानिए, इस एक अकेले सैंपल में इतना डीएनए मौजूद था जिसने दक्षिण एशियाई इतिहास की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल के रख दिया। चलिए इस जेनेटिक डेटा को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। ये साफ दिखाता है कि हड़प्पा के लोग पूरी तरह से स्वदेशी थे, जिनकी खेती की जड़ें 7000 ईसा पूर्व से भी पुरानी हैं। और सबसे बड़ी बात, इस डीएनए में स्टेपी पशुपालकों या शुरुआती ईरानी किसानों का नामो निशान तक नहीं है। मतलब जीरो स्टेपी एंसेस्ट्री। है ना कमाल की बात? इस पूरी साइंटिफिक रिसर्च को डॉक्टर नीरज राय के ये शब्द बहुत ही दमदार तरीके से सामने रखते हैं। वो कहते हैं, एक सैंपल का मतलब 1 अरब लोग हैं। यही जेनेटिक्स की असली ताकत है। हमारे पास ये साबित करने के लिए एकदम पक्का डेटा और सबूत हैं कि कोई आर्य आक्रमण नहीं हुआ था। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, जिसने पुराने सभी सिद्धांतों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। भाग 4, जलवायु संचालित काया पलट। तो आखिर असली वजह क्या थी? तो अगर कोई हमला नहीं हुआ था तो आखिर इतने बड़े शहर खाली कैसे हो गए? इसका पता लगाने के लिए रिसर्चर्स ने एकदम एडवांस टूल्स का इस्तेमाल किया। हाई रेजोल्यूशन पेलियो क्लाइमेट रिकॉर्ड्स, गुफाओं के अंदर के जमाव, झीलों की मिट्टी और बहुत ही एडवांस्ड हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग के जरिए उन्होंने हजारों सालों के प्राचीन क्लाइमेट और नदियों के बहाव को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया। ये किसी टाइम मशीन से कम नहीं था। चलिए अब इस टाइमलाइन पर आते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। ये कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं थी। करीब 4400 साल पहले नदियों में दशकों तक चलने वाला सूखा शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और फिर 3900 साल पहले एक ऐसा भयानक सूखा पड़ा जो पूरे 160 सालों तक चला। सोचिए, 1 सदी से भी ज्यादा लंबा सूखा जिसने पूरी सभ्यता की पानी की सुरक्षा को धीरे धीरे खत्म कर दिया। इसे आप एक डबल हिट यानी दोहरी मार कह सकते हैं। एक तरफ मॉनसून की बारिश कम हो रही थी और दूसरी तरफ बड़े शहरों की जीवन रेखा यानी नदियों का बहाव भी सूख रहा था। अब आप ही सोचिए, एक ऐसा अर्बन समाज जो अपनी खेती और साफ सफाई के लिए पूरी तरह से पानी के भरोसे था, उसके लिए ये क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा झटका रहा होगा। लेकिन इसे सिर्फ एक पतन या कोलैप्स कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा। ये दरअसल उनका एक बहुत ही शानदार अडैप्टेशन था, उनकी हिम्मत की कहानी थी। इन लोगों ने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे हिमालय की तलहटी, गंगा के मैदानों और तटीय इलाकों की तरफ चले गए जहां पानी मौजूद था। उन्होंने अपनी खेती का तरीका बदला और बाजरा जैसी फसलें उगानी शुरू की जो कम पानी में भी हो जाती हैं। वो बड़े शहर अब छोटे और मजबूत स्थानीय समुदायों में बदल गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का ये पूरा सफर आज के समय के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें बताता है कि क्लाइमेट चेंज कोई नई चीज नहीं है। ये पहले भी चुपचाप लेकिन बहुत ही निर्दयता के साथ नदियों पर टिके बड़े बड़े समाजों के इतिहास को हमेशा के लिए बदल चुका है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर क्लाइमेट चेंज प्राचीन दुनिया के सबसे बेहतरीन सिटी प्लानर्स को अपना घर छोड़ने और पूरी तरह से बदलने पर मजबूर कर सकता है, तो हमारे आज के ये मॉडर्न शहर कल के पानी के संकट का सामना करने के लिए कितने तैयार हैं? ये इतिहास हमें सिर्फ पुरानी बातें नहीं बताता, बल्कि हमारे भविष्य के लिए सोचने पर भी मजबूर करता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।